सेल ऑफ डेवलप्ड लैंड बाय अ बिल्डर, उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अब इस एक्सेप्शन का अगर हमें ट्रू स्कोप समझना है तो हमें हिस्ट्री में तब जाना होगा जब इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड वे में टैक्स ऑन सेल एंड परचेज इंट्रोड्यूस किया गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी में रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या सेल ऑफ डेवलप्ड लैंड बाय अ बिल्डर, उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। इस पर मेजरली हमारे सामने 3 एडवांस रूलिंग्स अवेलेबल हैं, जिसमें लेटेस्ट है गुजरात अपीलेट अथॉरिटी की एडवांस रूलिंग, जो कहती है कि ये सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स बाय अ बिल्डर, जहां पर वो बिल्डर उस प्लॉट पर बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करता है या सीवेज लाइन डाल रहा है या लेवलिंग ऑफ लैंड कर रहा है, ये सब डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं और इस वजह से ये जीएसटी नेट में कवर्ड है, इस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन इससे पहले गोवा और मध्य प्रदेश की एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ने कहा कि ये सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स और कुछ नहीं, सिंपली सेल ऑफ लैंड ही है और इस वजह से ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते। हमें पता है सेल ऑफ लैंड शेड्यूल 3 की एक एक्टिविटी है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन कार्व आउट किया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी बायर को बेचने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और जहां पर कुछ बुकिंग अमाउंट, कुछ कंसीडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले ले लिया जाता है, वो जीएसटी के दायरे में कवर्ड है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी इस बात के अराउंड रिवॉल्व करती है कि ये जो सो कॉल्ड डेवलप्ड प्लॉट्स हैं, जहां बिल्डर ने लेवलिंग ऑफ लैंड या बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करने जैसी एक्टिविटीज की हुई है, और जब वो ऐसे प्लॉट को बेचने जाता है तो क्या वो सिंपली सेल ऑफ लैंड है? अगर है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, या फिर वो इस एक्सेप्शन में कवर्ड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जहां कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले कुछ बुकिंग अमाउंट ले ली जाती है। अगर वो इस एक्सेप्शन में कवर्ड है तो डेफिनेटली उस पर जीएसटी लगेगा। और इस वीडियो में हम इस एक्सेप्शन का हिस्ट्री और ट्रू स्कोप समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स इस एक्सेप्शन में कवर होते हैं या नहीं होते। तीनों एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज एक बात तो मान रही हैं कि ये सेल ऑफ लैंड है, लेकिन गुजरात अपीलेट अथॉरिटी कहती है कि सेलर यहां पर सुपर बिल्टअप एरिया के बेसिस पर चार्ज करता है, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो ये बाउंड्री वॉल बनाने के थे, सीवरेज सिस्टम के थे, वो सब इनबिल्ट हैं। इस वजह से ये सेल ऑफ लैंड सिंप्लिसिटर नहीं है और ये जीएसटी में कवर्ड है। लेकिन वहीं बाकी दोनों एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये सिंपली सेल ऑफ लैंड है, ये इस एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है, इसलिए जीएसटी नेट से बाहर है। अब इस एक्सेप्शन का अगर हमें ट्रू स्कोप समझना है तो हमें हिस्ट्री में तब जाना होगा जब इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड वे में टैक्स ऑन सेल एंड परचेज इंट्रोड्यूस किया गया था बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसके द्वारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑथराइज किया गया था कि वो सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स लगा सकती थी। अब उस टाइम पे ही एक कंट्रोवर्सी आ गई कि अगर विद मटेरियल कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट उस पर सेल्स टैक्स लगा सकती थी कि नहीं। और ये इशू फाइनली
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर गैनन डंकरले के केस में सेटल हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल्स टैक्स लगाने के लिए गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब लेकर आता है तो वो उसे कंस्ट्रक्शन में यूज करता है, उसकी ओनरशिप कंस्ट्रक्टी को ट्रांसफर नहीं करता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और क्योंकि यहाँ पर मटेरियल की ओनरशिप ट्रांसफर एज सच नहीं होती है, ये सेल्स टैक्स नेट से बाहर है। इसी रीजनिंग को फॉलो करते हुए ऐसी और 5 ट्रांजैक्शन सेल्स टैक्स नेट से बाहर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में खाने की सप्लाई, हायर और परचेज पर माल बेचना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स लगाने की पावर, जो पहले ही बहुत कम थी, वो और भी ज्यादा श्रिंक हो गई। तो इसलिए 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 जो डेफिनेशन क्लॉज है, वहां 29A क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया और डीम्ड सेल का कॉन्सेप्ट आया। और इस तरह की सभी ट्रांजैक्शंस, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, हायर परचेज, इन सभी ट्रांजैक्शंस में जो मटेरियल यूज होता है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी मिल गई। अब स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल यूज होता था, उस मटेरियल पोर्शन पर सेल्स टैक्स लगा सकती थी, और इवेंचुअली सर्विस टैक्स आने पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस पोर्शन पर सर्विस टैक्स लगाने लगी। लेकिन फिर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, बिल्डर जो अपनी लैंड पर कॉम्प्लेक्स बनाते थे फॉर सेल और कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उनकी बुकिंग कर लेते थे, उन पर भी सेल्स टैक्स मांगने लगी। लेकिन बिल्डर्स ये कंटेंड कर रहे थे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आप टैक्स तभी मांग सकते हो जब जाके विद मटेरियल हम कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं किसी और के लैंड पे, तभी वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये मैटर भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप फ्लैट के कंप्लीट होने से पहले उसकी बुकिंग कर लेते हो, तब आप बायर से डिस्कस करते हो, उसे बताते हो फ्लैट ऐसा बनेगा, इतना बड़ा होगा, इसमें बाथ फिटिंग ऐसी लगेगी, इसमें मार्बल ऐसा होगा, और फाइनली वो फ्लैट आप बायर की चॉइस का बनाकर रेडी करते हो। तो ये भी तो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की स्पीच है, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स सेल्स टैक्स लगाने के लिए एम्पावर्ड है, क्योंकि ये भी एक डीम्ड सेल है। तो प्री जीएसटी एरा में फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर कि मटेरियल पोर्शन पर सेल्स टैक्स लगा रही थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस पोर्शन पर सर्विस टैक्स मांग रही थी। और हमने जीएसटी में इसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। ये जो हम आज जीएसटी में एक्सक्लूजन क्लॉज देख रहे हैं, ये इसी हमारी हिस्ट्री का रिजल्ट है। और जो सिंप्लिसिटर सेल ऑफ लैंड है, वो उस स्पीच में नहीं आ सकता, डीम्ड सेल में नहीं आ सकता, इसलिए वो जीएसटी नेट से बाहर है। तो यहां पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गुजरात अपीलेट अथॉरिटी जो ये बात कर रही है अप्रूवल्स की, कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले जो ये अप्रूवल्स लेने जरूरी है, इसे आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट से इक्वेट नहीं कर सकते। शेड्यूल 2 में वर्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। रेजिडेंशियल कॉलोनीज डेवलप करने की कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें कि आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज प्रोवाइड करनी होती है। ये इस तरह के लैंड्स बेचने की प्री कंडीशन है। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का स्पीच की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, जो एलएनटी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी बात की थी। तो ये जीएसटी नेट में कवर्ड नहीं है, ये सिंप्लिसिटर सेल ऑफ लैंड ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम करना क्या चाह रहे हैं? ये जो जीएसटी आया है, इसमें हमने वो टैक्सेस सब्स्यूम किए हैं जो गुड्स या सर्विसेज पे लगते थे।
चाहे वो सेंटर की लेवी थी चाहे स्टेट्स की लेवी थी। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जीएसटी आने के बाद बहुत हद तक स्टेट्स ने अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छोड़ दी है। अब एक आधा टैक्स जो उनके पास बचा है, जिसमें से मेजर है स्टैंप ड्यूटी, हम उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में स्टेट्स कंटेंट करती हैं कि आप लॉन्ग टर्म लीज पर जीएसटी मत लगाओ क्योंकि उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, और जीएसटी लगा देने से जो उनकी एक्सक्लूसिव डोमेन का रिवेन्यू है उसकी पेइंग कैपेसिटी कम होती है, तो सेंटर की अथॉरिटीज वहां बैठी हुई कहती हैं कि हमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है वी कैन लेवी सो वी विल लेवी। क्या सिर्फ टैक्स लगा देने की पावर बहुत है टैक्स लगा देने के लिए, या फिर आपको टैक्स लगाने से पहले उसका इकोनॉमिक इंटेंट भी देखना चाहिए? क्या सेल ऑफ लैंड पर जिसकी स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट्स का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उस पर भी जीएसटी लगा देना क्या हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की स्पिरिट में है? क्या ये लीगली तो छोड़िए, वैसे भी क्या ये जस्टिफाइड है? तो मेरे हम्बल ओपिनियन में ऐसे डेवलप्ड प्लॉट्स की सेल पे जीएसटी ना तो लीगली टेनेबल है और ना ही जस्टिफाइड है। That's it for this video. I'll see you in next video. Till then, take care. Have a good day. And please do subscribe to my channel. Bye-bye.